हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। तो वीवो बायोटेक कंपनी, जिसका रिसर्च करके अभी मैंने रिसेंट में वीडियो डाला था, जिसके ऊपर अच्छे से डिटेल एनालिसिस मैंने किया है, क्या अपॉर्चुनिटीज है कंपनी के अंदर, किस स्पेस में कंपनी काम करी है, वो सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया था। तो उसी का रिजल्ट ईयर एंडिंग का एंड Q4 FY26 का रिजल्ट कैसा रहा इस साल, उस सबको देखकर आज हम कंपनी को एनालाइज करते हैं रिजल्ट के बेसिस पे कि एक्चुअल नंबर्स बेसिस पे कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है। सो विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको Q4 FY25 को Q4 FY26 से कंपेयर करके बता देती हूँ वाई वाई ग्रोथ कितना है। तो 12 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने लास्ट ईयर किया था एंड 14 करोड़ का रेवेन्यू इस साल किया है, तो दैट इज ऑलमोस्ट 15% ऑफ इंक्रीज। ग्रॉस प्रॉफिट की अगर आप बात करते हो तो 11.5 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट लास्ट ईयर किया था एंड 11.8 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट इस साल किया है, जो कि आपका 2% से इंक्रीज हो गया। एबिडा की अगर आप बात करते हो तो 5 करोड़ का एबिडा था, जो कि इस बार 4 करोड़ का एबिडा हो गया, जो कि आपका 11% का डिक्रीज है। अगर आप एबिट की बात करते हो तो 2.7 से 1.7 गया, जो कि आपका 38% इसका डिक्रीज है। पीबीआईटी की अगर आप बात करते हो तो 2.9 से 1.7 हो गया, जो कि आपका 40% का डिक्रीज है। पीबीटी की अगर आप बात करते हो तो 1.2 से 0.25 हो गया, जो कि आपका 79% का डिक्रीज है, ऑलमोस्ट 80% का। पैट की अगर आप बात करते हो तो 1 करोड़ से माइनस में गया है, 5 करोड़ का लॉस है, तो ये आपका ऑलमोस्ट 500% से गिर गया है। ईपीएस की अगर आप बात करते हो कि ऑब्वियसली हमारा पैट गिरा है तो ईपीएस भी गिरना ही है। 0.6 से -2.5 पर गया, जो कि आपका 460% इसका डिक्रीज है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की अगर आप बात करते हो तो 93% से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 83% पर हो गए हैं, जो कि आपका 10% का डिक्रीज है। अगर आप एबिटा मार्जिन की बात करते हो तो 40 से 31 हो गया, जो कि आपका 9.4% का डिक्रीज है। एंड पैट मार्जिन की अगर आप बात करते हो तो 8.6 से कंपनी के पैट मार्जिन -36% पे चले गए हैं, तो 45% इसका डिक्रीज है। सो ओवरऑल अगर आप वाई वाई बेसिस पे देखते हो तो रिजल्ट इज क्वाइट क्वाइट टेरिबल। काफी बहुत ही बुरा परफॉर्म कंपनी ने इस बार किया है। ऑपरेटिंग लेवरेज क्योंकि यहाँ पे आना नहीं है, माइनस में आपका 0.7 टाइम्स का ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग लेवरेज है। अब हम क्यू की बात करते हैं, Q4 FY26 वर्सेस Q3 FY26। तो उस बेसिस पे कंपनी ने 14 करोड़ का रेवेन्यू, सॉरी 13 करोड़ के रेवेन्यू से कंपनी 14 करोड़ के रेवेन्यू पे आई है, जो कि आपका ऑलमोस्ट 5% का इंक्रीज है। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते हो तो 11 करोड़ से कंपनी 11.8 करोड़ पर आ गई है, जो कि आपका 4% का इंक्रीज है। एबिटा की अगर आप बात करते हो तो 5 करोड़ से कंपनी 4 करोड़ पर आ गई है, जो कि आपका 19% इसका डिक्रीज है। एबिट की अगर आप बात करते हो तो 2.8 से कंपनी 1.7 पर आई है, जो कि आपका 40% इसका डिक्रीज है। अगर आप पीबीआईटी की बात करते हो तो 2.9 से 1.7 आई है, जो कि आपका 41% इसका डिक्रीज है। अगर आप पीबीटी की बात करते हो तो पीबीटी में कंपनी 1.5 से 0.25 आई है, जो कि आपका 84% इसका डिक्रीज है। पैट की अगर आप बात करते हो तो 1.25 से कंपनी -5.1 पे चली गई है, जो कि आपका 500% का डिक्रीज अगेन। अगर आप ईपीएस की बात करते हो तो 0.5 से 2.5 हो गया, जो कि आपका 550% का डिक्रीज है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की अगर आप बात करते हो तो 84 से 83 हो गए हैं, जो कि आपका 0.7% का डिक्रीज है। एबिटा मार्जिन की अगर आप बात करते हो तो 40.6 से 31.3 चली गई है कंपनी, जो कि आपका 9% का डिक्रीज है। अगर आप पैट की बात करते हो तो पैट बेसिस पे कंपनी 9.2 से 36.3 नेगेटिव चली गई है, जो कि आपका 45% का डिक्रीज है। तो अगर आप ओवरऑल क्यू बेसिस पे भी देखते हो तो रिजल्ट इज अगेन टेरिबल। कुछ भी अच्छा कंपनी ने यहाँ पर किया नहीं है, सारे ही नंबर्स ऑलमोस्ट माइनस में है एक्सेप्ट रेवेन्यू एंड ग्रॉस प्रॉफिट ग्रोथ। और ऑपरेटिंग लेवरेज की अगर आप बात करते हो तो -3 टाइम्स का मिलता है। आप FY25 एंड FY26 की बात करते हो तो FY25 के बेसिस पे कंपनी ने 46 करोड़ का अर्निंग किया था, जो कि आपका इस बार बढ़ करके 14% से बढ़ गया है एंड 53 हो गया है। ग्रॉस प्रॉफिट की अगर आप बात करते हो तो 40 से कंपनी 45 पर आ गई है, जो कि आपका 10% इसका इंक्रीज है। एबिटा की अगर आप बात करते हो तो 20 से 20 ही रहा है, हल्का सा डिक्रीज हुआ है 20.5 से 20.8 हो गया, जो कि आपका 1% का इंक्रीज है। अगर आप बात करते हो एबिट की तो एबिट बेसिस पे कंपनी 11.4 से 10.2 हो गई है, जो कि आपका 11% का डिक्रीज है। अगर आप पीबीआईटी की बात करते हो तो 16.3 से 10.6 चला गया है कंपनी का, जो कि आपका 34% का डिक्रीज है। अगर आप बात करते हो पीवीटी की तो 8.7 से 4.8 हो गया, जो कि आपका 45% का डिक्रीज है। अगर आप पैट की बात करते हो तो 7.2 से -1.7 गया है, जो कि आपका
ऑलमोस्ट 120% का डिक्रीज है। ईपीएस की अगर आप बात करते हो तो 4.7 से 0.2 हो गया माइनस में, जो कि आपका 117% का डिक्रीज है। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हो तो 87% से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 84 हो गए हैं, जो कि आपका 2.8% का डिक्रीज है। अगर आप एबिटा मार्जिन की बात करते हो तो 43 से 39 हो गए, जो आपका 4% का डिक्रीज है। पैट मार्जिन की अगर बात करें तो 15 से -3 हो गया, जो कि आपका 18% का डिक्रीज है। ऑपरेटिंग लेवरेज की अगर बात करते हो 0.1 टाइम का ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, जो कि ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ओवरऑल अगर आप रिजल्ट देखने की कोशिश करते हो तो सारा ही रिजल्ट देखा जाए तो बहुत ही बुरी तरह से गिरा है इस बार। ऑलमोस्ट एवरी सिंगल नंबर इज इन माइनस एंड रेड। अगर आप सिर्फ रेवेन्यू की बात करते हो और वो थोड़ा सा ग्रोथ किया है, बाकी ओवरऑल रिजल्ट इज क्वाइट डिससेटिस्फाइंग। तो हम यहाँ पे कंपनी को एक तरह से जज नहीं कर सकते, क्योंकि रिजल्ट के बेसिस पे कंपनी ने कुछ किया ही नहीं है। जज हम किस बेसिस पे करें? ना पहले कंपनी ने कुछ अच्छा खास किया था, ना इस बार कंपनी ने कुछ अच्छा खास किया है। तो उस बेसिस पे इवन कंपनी पहले से तो ज्यादा गिरी ही है। तो इन सब बेसिस पे अगर आप देखते हो तो बहुत कुछ बचता नहीं है कंपनी के बारे में बात करने के लिए। बिजनेस मॉडल पे अगर बेसिस पे बात करना चाह रहे हो तो वो ऑलरेडी मैं काफी पहले कर चुकी हूँ। अगर आप लेकिन एक चीज अच्छी है कि अभी तक का कंपनी ने सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू हिट किया है अपना। आई थिंक सेकंड हाईएस्ट, पहले 55 करोड़ इन्होंने लगभग 2020 के आसपास हिट किया था। अभी वापस उस रेंज पर आ गए 2026 में 53 करोड़ के आसपास। एंड सबसे अच्छी पॉजिटिव बात ये है कि इस बार कंपनी का जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो पॉजिटिव रहा है। हालांकि कम है पिछले कई सालों से, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो अभी तक का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी पॉजिटिव है कंपनी का। दीज आर फ्यू काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच कंपनी हैज गिवन पॉजिटिव। सॉरी, जो लास्ट ईयर था वो 11 करोड़ के आसपास इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो था, और इस साल का ऑलमोस्ट 34 है, जो अभी तक का हाईएस्ट कैश फ्लो इन्होंने ला करके दिया है। तो ये एक अच्छी चीज जो है कंपनी के साथ में हुई है। इसके अलावा ये जो लॉस है कंपनी का, ऑलमोस्ट जो लॉस आया है 5 करोड़ के आसपास का, ये आपका डेफर टैक्स में चला गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका जो लॉस है वो बहुत ज्यादा दिख रहा है। अदरवाइज देखा जाए तो कंपनी ठीक ठाक से लेवल पर परफॉर्म कर गई है। इसके अलावा कंपनी थोड़ा सा केपेक्स कर रही है, ये एक अच्छी चीज है। कंपनी ने ऑलमोस्ट 21.9 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। एंड आपके जो फिक्स एसेट्स है वो थोड़े से बढ़ करके 22 से 37 तक हो गए हैं। तो ये थोड़ा सा कंपनी ने बढ़ाया है, दैट मीन्स ये कंपनी इज समवेयर ट्राइंग टू डू गुड केपेक्स। एंड नेगेटिव की अगर आप बात करते हो तो मार्जिन तो बहुत ही बुरे नंबर से गिरे हैं। मार्जिन की हम बात ही क्या करें, अगर वो सिर्फ नेगेटिव नंबर में भी कम होते जाते हैं तो वो पॉजिटिव आप मान सकते हैं। अदरवाइज मार्जिन भी बहुत ही बुरी तरह से गिरे हैं। अब केपेक्स फंड करने के लिए कंपनी जो है डेट ले रही है, जिसके अंदर नॉन करंट और करंट दोनों ही डेट शामिल होंगे। तो ये आपका जो है, ये डेट वाला जो खतरा है, अगर ये कंपनी बहुत ज्यादा डेट लेकर केपेक्स करती है तो यहाँ पर एक्चुअल प्रॉब्लम बन सकता है फ्यूचर में चल के। इसके अलावा ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है जो बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग हो। हाँ, कंपनी का रिजल्ट ही अपने आप में एक बहुत ही रेड फ्लैग टाइप चीज यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन स्टिल इट्स अ वेरी स्मॉल कंपनी। हम इसको अभी इतना जज नहीं कर सकते हैं। कब ये रिजल्ट सुधार के कब आगे बढ़ रहा है कोई कुछ नहीं कह सकता है। सिर्फ 50 करोड़ की कंपनी है, तो यू नीड टू गिव इट टाइम फ्यू, आप इसका बिजनेस मॉडल अच्छे से समझते हो, ठीक है। एंड ये सब मैंने ऑलरेडी बात करी है कि इसका बिजनेस मॉडल क्यों फ्यूचर के लिए थोड़ा बहुत फिट होता है। कंप्लीटली मैं नहीं कह सकती इन फार्मा के वर्ल्ड में क्यों इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा सा फिट होता है। उसके बारे में मैंने थोड़ी बात करी है बिजनेस मॉडल वाले वीडियो में, तो आप उसको जाकर के देख सकते हो। एंड बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा जिस तरह से मैंने उसको डिस्क्राइब करा है। एंड द थिंग इज कि वीवो बायोटेक आने वाली जनरेशन के लिए एज अ प्रॉक्सी काम करेगा। एंड जहाँ पे हम जीनो ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं तो उस केस के अंदर सबसे बड़ा रोल जो है वीवो बायोटेक जैसी कंपनीज निभाएगी। हालांकि वीवो बायोटेक अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, फ्यूचर में कोई नहीं जानता परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, कोई नहीं जानता। बट अगर फ्यूचर को देखा जाए, फार्मा के फ्यूचर को, तो उस केसेस में वीवो बायोटेक जैसी कंपनीज एकदम परफेक्टली फिट होती है। कहीं ना कहीं भले छोटे स्केल पे, लेकिन फिट जरूर होती है। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो को समझना एंड ये अपॉर्चुनिटी कितने साल बाद में वीवो बायोटेक को मिल सकती है, इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। लेकिन अगर आप एक मोटा मोटा आइडिया भी पकड़ो तो उस वीडियो के अंदर मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि व्हाई आई एम इंटरेस्टेड इन सच काइंड ऑफ कंपनी। एंड एक लंबे होराइजन के लिए अगर आप बात करते हो वीवो बायोटेक की, तो उस केस में शायद एक अच्छी कंपनी बन सके फ्यूचर में, अगर इसके रिजल्ट्स ठीक आने लगते हैं, है ना। एंड अगेन मैं वही चीज बोलूंगी कि बहुत बुरी अगर कंपनी किसी स्टेज पर, तो जरूरी नहीं कि वो अपने बेस्ट टाइम से निकल चुकी है, हो सकता है उसका बेस्ट टाइम में आना बाकी हो।
दो जरूरी नहीं है कि ये चीज हर कंपनी पे अप्लाई हो, कुछ कंपनीज एक्चुअल में बुरी होती है, तो वो परखना is most important skill you need to have. Right, so that was all the things which I wanted to discuss you about Vivo Biotech and yeah. अब बाकी की जो चीजें हैं और भी कंपनीज हैं जो भी बाकी है रिजल्ट्स के लिए, आई विल बी डिस्कसिंग विद यू in the next videos. If you have any kind of doubt or queries, you can leave in comments. I'll be trying to reply them very soon. So I will see you in the next video. Till then, do research. Thank you.